पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो जी आज की मार्केट आपके सामने है। नज़र तो ये आ रहा है कि 245 पॉइंट्स प्लस में बंद हुई है, लेकिन लो और हाई का गैप फिर 1100 है। तो इस तरह तो ये अब चलता ही रहेगा, हमें ऐसा ही लगता है। और पोजीशन देखें, परफेक्ट डब्ल्यू बना है आज कि ऊपर एकदम मार्केट खुलते ही ऊपर लेके गए, फिर नीचे पटखा, फिर थोड़ा सा ऊपर आए, फिर नीचे पटखा और फिर वहीं पे आके क्लोज किया है जहां पे स्टार्ट किया था। और देखा जाए तो सारा दिन मार्केट में प्रेशर रखा गया था, लेकिन डे एंड पे वॉल्यूम्स लगे और ऊपर ले गए। और अगर हम ये कैंडल्स की बात करें तो ये देखें, ये आज फिर विक वाली कैंडल बनी है और वॉल्यूम्स पिछले दिन से कम हुए हैं। तो हमें लगता है टेक्निकल एनालिस्ट यही कहेंगे कि आज की कैंडल भी थोड़ी सी रिकवरी का साइन शो कर रही है। बहरहाल हम तो कैंडल्स पे जैसे आपको पता है नहीं चलते, और आज मार्केट में जो प्रेशर रखा गया था आज भी हमें ऐसा ही फील हुआ कि वो कल से कम है, और वो भी जबरदस्ती का प्रेशर है कल की तरह। तो देखें आगे क्या करते हैं। फिर आज अटक रिफाइनरी की न्यूज आई कि वही बात है कि जो हमने आपको पहले भी बताया था कि वो थोड़े दिनों के लिए उन्होंने बंद किया है। वो ओगरा ने लेटर भी इशू किया था, वो कहने के उनके मामला बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं, चलना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये इन्वेस्टर्स, बड़े प्लेयर्स इतने धोखेबाज हैं कि जिस इंफॉर्मेशन को बेस बना के उन्होंने मार्केट में रिफाइनरी को गिराया था, उस न्यूज के आने के बाद भी इन्होंने काफी देर तक जो है ना अटक रिफाइनरी को ऊपर नहीं जाने दिया, उसको प्रेशर में रखा है। हालांकि अगर इस न्यूज की वजह से गिरी थी तो न्यूज के आते साथ ही ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन उनको भी ये पता था कि लोग शायद रिफाइनरी खरीद लें, तो इनको प्रेशर में रख के ना लोगों को धोखा दिया जाए। क्योंकि हमारे पास थोड़े से पैसे थे, हमने 400-500 खरीद लिए और हमने वो 328-29 पे खरीदे थे। उसके बाद प्रेशर में रख के इसको 324 तक लेके गए। लेकिन फिर डे एंड पे देखें, बिल्कुल क्लोजिंग के आधे घंटे पहले इन्होंने क्या किया है, कहां से वॉल्यूम्स ये आए हैं और कहां से एकदम इसको 325 से अपर लॉक पे ले गए। तो ये हम आपको बताते हैं जो स्टॉक मार्केट में जो चालबाजियां चलती हैं कि बिला वजह एक शेयर को प्रेशर में रख के और फिर बिला वजह उसको एकदम अपर कैप भी लगा देते हैं। और आमतौर पर रिफाइनरी को ना इकट्ठा ही मूव करते हैं, खसूसन इस कोटक रिफाइनरी को, नेशनल रिफाइनरी को, उसमें भी सेम केस हुआ, और पीआरएल को उसमें भी वैसे ही किया। हालांकि अगर अच्छी न्यूज अटक रिफाइनरी की आई थी तो उसका पीआरएल और एनआरएल से क्या ताल्लुक है, लेकिन इनको इकट्ठा ही मूव करते हैं। सिनर्जी भी आज काफी ऊपर रहा। सिनर्जी कई दफा उसको अपनी मर्जी से भी चला देते हैं, लेकिन इन तीन का आमतौर पे ना, जब ऊपर जा रहे हो तो तीनों ही ऊपर जाते हैं और जब नीचे आ रहे हो तो तीनों ही नीचे आते हैं। तो बहरहाल लॉन्ग टर्म के लिए हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारा फेवरेट शेयर है। तो हमने जो 300-400 लिए थे वो हमने 333 नहीं 337-38 पे कहीं पे निकाल दिए। तो पुराना हमारे पास पड़ा है, जिस तरह मूव बनेगी 100-200 इस तरह निकाल देंगे। लेकिन इसमें हमारी काफी रीजनेबल होल्डिंग है और थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए। उसके बाद ये देखें, निषाद चुनिया पावर भी जब सुबह ओपन हुई मार्केट तो एकदम हमें लगा यार 60-70 पैसे इसको ऊपर क्यों खोला है, मतलब बाकी पावर सेक्टर की कंपनीज नीचे ही थी। इसको खोला तो हमें कुछ शक हुआ, हमने वहां पे 4-5 हजार इसके शेयर्स निकाल दिए। उसके बाद देखें, इसको तकरीबन 2950 तक लेके आए हैं, तो जब नीचे आया हमने वो वापस बायबैक कर लिए। लेकिन इसमें भी बस फनकारियां उनकी जारी रही, तो हमने कुछ इसमें से पैसे बना लिए। उसके बाद एलपीएल के साथ भी यही किया, उसको दिन भर प्रेशर में रखा और डे एंड पे उसको ऊपर ले आए। तो हमने इसमें भी थोड़े बहुत नीचे खरीदे थे और वो जब उसी दिन ऊपर चला गया तो 3-4 हजार निकाल दिए। फिर पीएसओ में भी आज उसी तरह, जिस तरह इसको प्रेशर में रखा हुआ था रिफाइनरीज की तरह, तो इसमें भी अपर कैप लगा दिया। अपर कैप पता नहीं लगा कि नहीं, लेकिन काफी ऊपर था। और वैसे तो पीटीसी को हमने बिल्कुल फॉलो नहीं किया, लेकिन ये सिर्फ आपको इनकी जो है ना धोखेबाजियां और फनकारियां दिखाने के लिए कि जहां से ये ओपन हुआ वहां से तकरीबन इसको पहले लोड लॉक के पास ले गए। अब पता नहीं शायद लोड लॉक भी लगा था कि नहीं। उसके बाद इसको तकरीबन अपर कैप के पास लेके आए और फिर तकरीबन लोअर कैप के पास ले गए। अब आप खुद सोचें, ये लोग कितना पैसा बनाते होंगे और आम आवाम का और खसूसन ट्रेडर्स का कितना पैसा लूट के अपनी जेबों में रोज लेके जाते होंगे। क्योंकि बहुत से लोगों ने तो बाय ही तब करना शुरू किया होगा जब यहाँ पे वॉल्यूम्स लगे हैं और ये 1350 के बाद ऊपर निकल गया है। शायद किसी ने रिस्क ले लिया हो, लेकिन जिसने पहले से खरीदा होगा वो तो बेच चुका होगा। और जब ऊपर जाके कुछ लोगों ने उसको अपर कैप के पास शायद खरीद लिया हो और फिर उसको इतना नीचे ले आए कि वो बेचारा डर के जो है ना उसको हार्ट अटैक होने वाला होगा और नुकसान में उसने अपना शायद बेच दिया हो, लेकिन वहां से फिर इसको इतना ऊपर लेके गए। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप ऐसे शेयर्स की तरफ ज्यादा ना देखें जिनका कुछ पता नहीं होता कि वो क्यों चल रहे हैं, सिर्फ न्यूज की बेस पे चल रहे हैं। पता नहीं इस न्यूज का उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट कोई आएगा कि नहीं। इतनी ज्यादा जिन शेयर्स में वॉलेटिलिटी की जाती है, तो बेटर यही है कि आप उनको अवॉइड किया करें।
अनलेस कि आपको पूरा यकीन है कि ये शेयर इस काबिल है कि ये 18-19 पे या 20 पे है या 30 पे चला जाएगा, यानी कि उसकी ईपीएस बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई हो, डिविडेंड बहुत अच्छा देना शुरू हो गया हो, तो आपको पता है कि अगर उसमें कोई गेम भी चलाई जा रही है वो नीचे जाके ऊपर आ जाएगा। लेकिन जो शेयर प्योर न्यूज पे चल रहा है, जिसका किसी को कोई पता नहीं कि इस न्यूज की वजह से क्या इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी भी कि नहीं, हमें तो नहीं पता। अगर आपको किसी ब्रोकर ने ऐसी वर्किंग बना के दी है जिसके मुताबिक पीटीसीएल की 1 साल के बाद अर्निंग 10 रुपए हो जाएगी, जो कि अभी 1 रुपए भी शायद नहीं है, तो आप बिल्कुल इसमें करें, वरना बेहतर है अवॉइड करें। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। अब जी सर्किट ब्रेकर्स को अगर देख लें तो आज फिर अपर कैप का सिलसिला वापस शुरू हो गया है। कई शेयरों में लोअर कैप लगा लगा के फिर उनको अपर कैप पे लेके गए होंगे, लेकिन हमारे मुताबिक इसमें कोई खास डिस्कस करने वाला नहीं है, और लोअर कैप में देखें तो कोई खास नहीं है। फिर SKRS एक कंपनी है, उसने बोर्ड मीटिंग अनाउंस की है। देखें, कुछ लोगों ने शायद आपसे कहा हो कि 67,000 जहां पे पहले मार्केट ने टॉप बनाया कि भाई वो मार्केट का टॉप है, और मार्केट अगर उससे ऊपर निकलेगी तो फिर आप पोजीशंस बनाएं। तो देखें, अगर तो कोई वाकई में इतना चीता है कि वो 67 पे उसने सब कुछ बेच बाच दिया हो, वो तो ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर आपने उस टाइम पे बेचा जब मार्केट में क्रैश हो रहा था, अब खुद बताएं कि अगर आप वो शख्स हैं तो आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने आज बहुत सारे शेयर्स में मूव बनने से पहले उसको खरीद लिया होगा, या जिन्होंने जहां पे बेचा उससे नीचे की प्राइस पे खरीद लिया होगा। थोड़ा बहुत तो शेयर्स में आप शायद कर पाए हों, लेकिन ज्यादा तादाद में, क्योंकि लोग आमतौर पे यही करते हैं कि जब क्रैश हो रहा होता है तो ज्यादा नीचे माल को बेच देते हैं, और फिर जब मूव बनती है तो फिर उसको और ऊपर खरीद लेते हैं, और फिर कोई पता नहीं इनका कि कल फिर क्रैश ले आए, और फिर वो ऊपर नीचे करके वो फंसे रहते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो कुछ शेयर्स की ट्रेडिंग जरूर किया करें, बेशक कर लें, लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का सोच के करें और अच्छे शेयर्स में, और रातों रात अमीर होने के ख्वाब छोड़ दें। तो असल में हम वो बात कर रहे थे, वो बात कहीं से कहीं निकल जाती है कि कुछ लोगों ने कहा होगा कि जी 67,000 टॉप है और उससे ऊपर जाए तो फिर आप लॉन्ग टर्म पोजीशंस लें या मार्केट में वापस एंट्री करें। लेकिन भाई, अब 62 से जो 67 तक वो सारी जो मूव मार्केट में बनेगी, वो अगर आप मिस कर जाएंगे तो फिर आपने क्या हासिल किया? फिर 67 से ऊपर जाके अगर 68 पे उन्होंने जाके फिर मार्केट को गिरा दिया और फिर 67 की सपोर्ट भी टूट गई और फिर नीचे आ गए, तो फिर आप क्या हासिल करेंगे? तो इसलिए सोच समझ के मार्केट में काम करें, और यही रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ ट्रेडिंग ना करें, लॉन्ग टर्म का सोचें, रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश ना करें, और ऐसे शेयर्स के पीछे ना भागें जो बिला वजह ऊपर जा रहे हैं। उन्हीं शेयर्स में इन्वेस्ट करें जो अच्छा कमाते हैं और जिनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है। जब हम शुरू में डिविडेंड यील्ड वाले शेयर्स में एंटर हुए थे तो हमने तकरीबन 80-85% डिविडेंड यील्ड वाले शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की थी। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते थे, थोड़ा थोड़ा 1-2 महीने में जाके प्रॉफिट करते थे, और हमने उस टाइम पे ना 15% रिस्की शेयर्स के लिए रखा हुआ था, और वो रिस्की शेयर्स हमारा वो 2 महीने का जो आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ प्रॉफिट बनाया होता था वो एक दिन में खा जाते थे। तो इसलिए फिर हमने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ऐसे शेयर्स की तरफ देखना ही छोड़ दिया है जो बिला वजह बस ऊपर ही ऊपर जा रहे होते हैं, किसी को पता नहीं होता क्यों जा रहे हैं और उनका क्या चक्कर है। तो इसलिए अपने आप को आप बचाएं ऐसी, सिर्फ आपने अपने माइंड को तैयार करना है इस चीज के लिए, माइंड को लालच से बचाना है। अगर आप इसमें कामयाब होंगे तो आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट से कुछ कमा पाएंगे। अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो यकीन माने लॉन्ग टर्म में आप दे के ही जाएंगे। बाकी आपकी अपनी मर्जी और आपका अपना फैसला। उसके बाद साजियों को भी आज कैप लगा। कल हम इस पे बात करते करते रह गए, लेकिन हमने नाम ले लिया था इसलिए कैप लगा। बहरहाल इसको काफी दिनों से काफी प्रेशर में रखा गया था। इसको देखें, इसको ये 222 तक चला गया था और अब कितना नीचे आ गया है, और यहाँ पे आके फिर इन्होंने इस पे कैप लगाया है। अब इसकी एक असेसमेंट देख लेते हैं, जो हमारे 3 फैक्टर्स होते हैं उनकी बेसिस पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी इसके फाइनेंशियल्स। ठीक है, अब 23 में तो इसकी ईपीएस आई 16 रुपए, लेकिन क्योंकि 23 के तीसरे और चौथे क्वार्टर में असल में इनकी ईपीएस इंप्रूव होनी शुरू हुई थी, तो पहले हम Q1 24 की ईपीएस देखते हैं जो कि 10 रुपए आई। ठीक है, Q3 23 की ईपीएस थी 7 रुपए, और तकरीबन 7-8 रुपए ही थी Q4 23 की। तो अगर पिछले 3 क्वार्टर्स की ईपीएस देखें
तो ये तकरीबन 30 रुपए के आसपास 28 रुपए बन रही। तो अगर 26 का ही एक एवरेज निकालने के साल की ईपीएस उस हिसाब से अगर इसकी चलती रही तो साल की ईपीएस इसकी 35 रुपए तक बन सकती है। और अगर ईपीएस के हिसाब से देखें 35 रुपए और रेट, ये तकरीबन जो है कितना बना, तकरीबन जो है 5, हाँ 5 के आसपास ही है। तो इस रेट पे ये मतलब तकरीबन हमारा जो उस टाइम पे जो हम प्राइस अर्निंग की बेसिस पे जिसको अच्छा शेयर समझते हैं वो 5 से नीचे होना चाहिए, तो ये उसके मुताबिक ठीक है, बॉर्डर पे है। अगर इसकी डिविडेंड यील्ड को देखें, इसने पिछले साल 4 रुपए का डिविडेंड दिया, पहली दफा शायद दिया, और 16 रुपए की अर्निंग में 4 रुपए का डिविडेंड दिया है, तो 35 रुपए की अर्निंग में तकरीबन 8 या हो सकते चले थोड़ा सा बेहतर सोच लेते हैं 10 रुपए का डिविडेंड दे सकते हैं। उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड में ये इतना अच्छा नहीं है, 4-5% बनेगी। लेकिन देखें कोई पता नहीं होता, हो सकता है अगर इनके प्रॉफिट्स बेहतर होते रहें तो ये डिविडेंड बढ़ा भी दें। अभी तो पहली दफा दिया है तो अभी तो हम उसी बेसिस पे अंदाजा कर रहे हैं, लेकिन अभी के हिसाब में देखा जाए तो डिविडेंड यील्ड इसकी बहुत अच्छी नहीं बनेगी। तो ये दो फैक्टर्स हो गए। तीसरे फैक्टर में इसकी बुक वैल्यू देख लेते हैं। इसकी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू कुछ भी नहीं है, 60 रुपए है, क्योंकि पहले इतने प्रॉफिट्स इन्होंने बनाए ही नहीं थे। लेकिन बुक वैल्यू के हिसाब से बिल्कुल ये अच्छा नहीं है। अब आज एक चौथी चीज भी देखते हैं। वैसे तो हम हर शेयर के हिसाब में देखते हैं और गाहे बगाहे आपको बताते भी रहते हैं कि आपने देखना चाहिए, लेकिन हर शेयर की असेसमेंट में हम अपनी वीडियो में उसको जिक्र नहीं करते। तो इसमें जो है ना, आपको लेटेस्ट डायरेक्टर्स रिपोर्ट में जरूर जाके देखना चाहिए कि डायरेक्टर्स अपनी कंपनी के बारे में क्या कह रहे हैं, उसका जो फ्यूचर आउटलुक है खास तौर पे। अच्छा, इसकी एक और चीज अहम है कि क्यों हमें लग रहा है कि इसकी ईपीएस आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू हो सकती है। पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स में देखें, उन्होंने असल में 4 व्हीलर्स जो है लॉन्च किए इस साल, और उनकी सेल्स बहुत ज्यादा हुई हैं। आई थिंक इनका जो हेवल ब्रांड है, तो वो उसकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ी हैं और वो आगे भी जा रही हैं। और 3 व्हीलर्स की भी इनकी सेल इंप्रूव हुई हैं, ट्रैक्टर की भी सेल्स इंप्रूव हुई हैं। अब देखें 4 व्हीलर की अगर फर्स्ट क्वार्टर 24 यानी कि जो जुलाई से लेके सितंबर तक था, उसकी अगर ये बात करें, तकरीबन जो है ना, जो इनकी सेल और प्रोडक्शन आ रही है 250 यूनिट्स पर मंथ आ रही है, और उसकी बेसिस पे इनका ईपीएस 10 आया है। अब अगर देखें ये जो इनका वेबसाइट पे अपनी देते हैं प्रोडक्शन का डेटा, ये अक्टूबर में इनके जो यूनिट्स थे, सिर्फ 4 व्हीलर्स को हम देखेंगे क्योंकि 4 व्हीलर्स की वजह से इनकी ईपीएस इतनी बेहतर हुई है, जिसमें हमें लगता है कि शायद इनकी कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं है, वो बस पहले मॉडल खरीद रहे थे और फिर बेच रहे थे और बीच में कमीशन जो भी अपना बना रहे थे, तो इस वजह से इनकी कॉस्ट ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन प्रॉफिट बेहतर हुआ। तो देखें अक्टूबर में भी तकरीबन 250 यूनिट्स थे, और अगर नवंबर देखें तो नवंबर में और ज्यादा प्रोड्यूस ज्यादा किए हैं, सेल्स उससे ज्यादा हुए हैं, लेकिन यहाँ से बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है। उस बेसिस पे हमने असेसमेंट की थी कि ईपीएस आगे भी कंटिन्यू होगा। और इन्होंने अपनी कोई 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक बनाने की और उसको एक्सपोर्ट करने की बातें भी चल रही थी, तो अगर ऐसा हुआ तो आने वाले सालों में इनकी सेल्स और ईपीएस और बेहतर भी हो सकती है। तो अब फ्यूचर आउटलुक में देखते हैं। यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स हमने पढ़ लिए हैं, ये तो जनरल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन नीचे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ ये कह रहे हैं, रिगार्डिंग द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनीज बिजनेस, द कंपनी इज रिसीविंग बुकिंग ऑफ 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स विच शैल हेल्प द कंपनी टू पास दिस डिफिकल्ट टाइम स्मूथली। यानी कि उनकी डिमांड, उनके प्रोडक्ट्स की, उनकी गाड़ियों की डिमांड जारी है। The demand of tractor wheel rim is also increasing due to the rise in orders from the tractor assemblers. तो इसका लिंकेज वहीं से है कि अगर वो ट्रैक्टर्स बढ़ रहे हैं तो ये भी ज्यादा होंगे। Your company expects increase in revenue and profitability in the coming periods. इसका मतलब है इनको अपनी कंपनी का मुस्तकबिल अच्छा लग रहा है कि अभी जो उनका प्रॉफिट चल रहा है इससे भी ज्यादा होता उनको नजर आ रहा है। तो उस हिसाब से इसका फ्यूचर आउटलुक अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है। जो हमारे इसके जो अशारिये हैं इसको मैयर करने के लिए, उस हिसाब से डिविडेंड बेस पे तो ये पूरा नहीं उतरता। प्राइस अर्निंग पे ठीक है, बुक वैल्यू कम है, तो इसको आप ग्रोथ शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, करना चाहें तो, लेकिन ये रिस्की होता है, इसमें ज्यादा नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बहुत अहम है देखने वाली, कि ये पिछले 6-8 महीने में, बल्कि 3-4 महीने में ही 65 से देखें 220 तक गया, 3-4 गुना ऊपर जा चुका है। अगर देखें तो ये बेसिकली 50 से गया ऊपर, जून से अगर अब तक देखें
तो 4 गुना से ज्यादा ऊपर जा चुका है और अब नीचे आया है। तो जो हमारे सेफ इन्वेस्टर्स हैं उनको कोशिश करनी चाहिए इसको अवॉइड करें। जो डिविडेंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी अवॉइड करें। जो अपने पोर्टफोलियो में कुछ ग्रोथ शेयर्स रखना चाहते हैं जिनमें रिस्क भी हाई होता है और रिवॉर्ड भी हाई हो सकता है, वो इसको देख सकते हैं। और अगर इसके साथ की हम वैसे कंपेयर करके देखें, अब एच कार्ड जो है वो 222 उसकी शेयर की वैल्यू है, लेकिन अगर उसके फाइनेंशियल्स देखें तो उसकी अभी अर्निंग को इतनी अच्छी नहीं चल रही, इससे काफी कम है। और बहुत से और भी ऑटो सेक्टर के शेयर्स हैं जिनकी अर्निंग कोई खास नहीं है लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से जो सिर्फ रिस्की इन्वेस्टर्स हैं वो इस शेयर को देख सकते हैं। तो ऑटो सेक्टर में प्राइस अर्निंग कई शेयर्स का काफी ज्यादा है, लेकिन हम फिर भी इस बेसिस पे असेस नहीं करते। लेकिन ओवरऑल जो हमने बातें की उसमें से ग्रोथ का पोटेंशियल लग रहा है, और ग्रोथ के पोटेंशियल में इस शेयर की वैल्यू लॉन्ग टर्म में आगे जा सकती है इतनी ऊपर आने के बावजूद भी। तो हमने भी अगर इसमें इन्वेस्ट करना हो तो बहुत ही थोड़ा सा 200-300 शेयर्स लेके रिस्क लेंगे। इससे ज्यादा हमें लगता है कि एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हम भी, आपको पता है कि ज्यादातर हमारी सेफ इन्वेस्टमेंट होती है डिविडेंड बेस्ड में, जो चाहे बहुत ज्यादा ऊपर ना भी जाएं लेकिन स्लोली स्टेबली ग्रेजुअली चलते रहें। तो जी ये था आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।